ऐसी वीडियो रोज देखने के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, इस पे कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। दादी माँ सुहासिनी मारवा की इस बात के बाद कमरे में के बाहर मौजूद सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि अब यह बात दो परिवारों के बीच मामूली आर्गुमेंट तक नहीं रहने वाली थी। यह बात अब मारवा और गुलेरिया खानदान के ईगो पर आ चुकी थी। दादी माँ ने इनडायरेक्टली करण गुलेरिया को यह कह दिया था कि अगर करण गुलेरिया ने चुपचाप अपनी बेटी की शादी रोहित के साथ नहीं करवाई तो दादी माँ अनिका की शादी किसी और से भी नहीं होने देगी। मारवा खानदान का पावर तो सभी लोग जानते ही थे। एक बार अगर मारवा खानदान यह बात फैला दे कि अनिका पर सिर्फ रोहित मारवा का हक था तो कोई भी ऊंचे घर का लड़का अनिका का हाथ थामने के लिए आगे नहीं आएगा। मगर अब करण गुलेरिया भी शांत रहने वाले नहीं थे। करण गुलेरिया ने अपनी गहरी आवाज़ ऊंची करते हुए दादी माँ से कहा, यह मत भूलिएगा कि अनिका गुलेरिया परिवार की बेटी है। मैं जब चाहूँ किसी बड़े बड़े खानदान में मेरी बेटी की शादी करवा सकता हूँ, मगर मेरी बेटी शादी कर ले यह कोई ज़रूरी नहीं है। मैं उसे उम्र भर अपने साथ अपने घर पर रख सकता हूँ और अब मुझे लगता है कि काफ़ी वक्त हो चुका है। इससे पहले कि करण गुलेरिया आगे कुछ कहते, दादी माँ ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए रिया और आर्यन से कहा, चलो बच्चों, अब हमें हमारे घर चलना चाहिए। जब दादी माँ ने मुड़कर पीछे देखा तो दोनों बच्चे कन्फ्यूजन में एक दूसरे को देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दो बड़ों की लड़ाई में वह किसका साथ दें। दादी माँ ने फिर से अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, तुम दोनों ने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो अभी इसी वक्त हम अपने घर जाएंगे। तभी करण गुलेरिया ने दादी माँ की बात काटते हुए कहा, देखिए मिसेज मारवा, आप बेशक अपने पोते और अपने परपोते को अपने साथ ले जा सकती हैं, मगर रिया कहीं नहीं जाएगी। रिया यहीं हमारे साथ रहेगी। करण गुलेरिया की बात सुनकर दादी माँ रोहित की ओर देखने लगी। रोहित अब बिल्कुल खामोश खड़ा दोनों बुजुर्गों की बात सुन रहा था। वह बीच में बोलकर किसी की भी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। दादी माँ ने रोहित से कहा, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? आखिर यह दोनों बच्चे तुम्हारे हैं, फैसला तुम्हें लेना है। बच्चों को उठाओ और इसी वक्त चलो। देखो दोनों बच्चों की आंखों में कितनी नींद है। दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि अगर दोनों बच्चों को किसी तरह वह अपने साथ अपने घर ले जाने में कामयाब हुई तो अनिका ज़्यादा दिनों तक अपने बच्चों से दूर नहीं रह पाएगी। आखिर वह एक माँ थी और अगर दोनों बच्चे रोहित के साथ आज गुलेरिया हाउस छोड़कर मारवा हाउस में आ जाते हैं तो करण गुलेरिया के सामने दादी माँ का हाथ ऊपर रहेगा। रोहित समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या रिएक्ट करे। तभी नन्हे से आर्यन ने दादी माँ से कहा, बड़ी दादी, मैं यहीं रिया के और मम्मा के साथ रहना चाहता हूँ। आर्यन की बात सुनते ही दादी माँ गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए आर्यन की ओर देखने लगी। दादी माँ को इससे पहले कभी भी आर्यन पर गुस्सा करते किसी ने नहीं देखा था। खुद आर्यन हैरान था दादी माँ का यह रूप देखकर। तभी दादी माँ को एक तरकीब सूझी। दादी माँ ने अपने चेहरे के हाव भाव पूरी तरह बदल लिए और अपनी आवाज़ में थोड़ी नरमी लाते हुए करण गुलेरिया से कहा, देखो करण, आप मेरे बेटे की उम्र के हो और इतना बहुत अच्छी तरह जानते हो कि हम दोनों के परिवार बराबरी के परिवार हैं। तुम चाहो तो पूरी ज़िंदगी अपनी बेटी को आराम से पाल सकते हो, मगर एक बात तो तुम्हें भी माननी होगी कि बेटियां तो ससुराल में ही अच्छी लगती हैं। क्या कहेंगे लोग जब वह देखेंगे कि दो बच्चों की माँ अपने पति होते हुए अपने मायके में रहती है। करण गुलेरिया दादी माँ की चाल अच्छी तरह समझते थे, इसलिए बड़ी ही कैजुअली उनकी बातों का जवाब देते हुए करण गुलेरिया ने कहा, यह आप कौन सी सदी की बातें कर रही हैं? और मेरी बेटी की शादी कब हुई? जब शादी ही नहीं हुई तो पति कैसा? मैं मेरी बेटी के लिए ऐसा पति ढूंढ लूँगा जो शादी करने के बाद घर जमाई बनकर जाए। वैसा भी मेरा कोई बेटा नहीं है। आने वाले दिनों में अनिका को ही मेरी कुर्सी संभालनी है, तो फिर घर छोड़कर जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। यह बात कहने के बाद करण गुलेरिया आकाश की ओर देखने लगे।
आकाश उनके व्हीलचेयर के पास खड़ा था। करण गुलेरिया ने आकाश का एक हाथ पकड़कर कहा, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस फैसले से आकाश को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। आकाश ने भी बड़े ही प्यार से अपना दूसरा हाथ अपने चाचा के हाथ पर रखते हुए कहा, मुझे खुशी होगी अगर मेरी बहन आपकी जगह इस घर में ले लेती है तो। आकाश की इस बात को सुनने के बाद करण गुलेरिया ने बड़ी ही प्राउडली दादी माँ की ओर देखते हुए कहा, देखा आपने, यह है हमारा गुलेरिया परिवार। अब आप ही बताइए, एक ऐसा परिवार जहाँ एक भाई अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी पोजीशन सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार है, ऐसे परिवार से एक बेटी को मैं मारवा परिवार में कैसे भेज दूँ, जहाँ भाई की पोजीशन हड़पने के लिए फैमिली का हर दूसरा मेंबर तैयार खड़ा है। करण गुलेरिया की बात सुनने के बाद दादी माँ ने रोहित के पास जाकर धीरे से रोहित के कानों में कहा, देखो, अगर तुम चाहते हो कि अनिका चुपचाप तुम्हारे साथ बीवी बनकर रहने लगे तो दोनों बच्चों को तुम्हारे साथ ले जाना बहुत ज़रूरी है। आखिर वह एक माँ है। अगर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे पास होंगे तो वह चुपचाप तुम्हारी हर बात मान लेगी। दादी माँ मन ही मन यह सारी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना रही थी। यह देखकर रोहित शॉक हो गया। रोहित अपनी दादी माँ को अच्छी तरह जानता था। दादी माँ को रोहित के लिए सिर्फ एक ऐसी बहू चाहिए थी जो घर पर रहकर बच्चों को संभाले। दादी माँ काफ़ी पुराने ख्यालात रखती थी। रोहित मन ही मन यह भी जानता था कि दादी माँ अनिका को कुछ खास पसंद नहीं करती थी, मगर इस वक्त जब दादी माँ को पता चला कि अनिका ही रोहित के दोनों बच्चों की बायोलॉजिकल माँ है, तो दादी माँ अनिका को अपनाने के लिए तैयार जरूर हो गई थी। मगर वह यह नहीं जानती थी कि अनिका कोई ऐसी लड़की नहीं थी जिसे एक पिंजरे में कैद किया जा सके, और ना ही रोहित इस तरह से अनिका के साथ रिश्ता जोड़ना चाहता था। रोहित अनिका से प्यार करता था और बदले में प्यार की उम्मीद करता था। रोहित ने दादी माँ के कंधों पर हाथ रखते हुए कहा, चलो दादी माँ, अब हमें घर चलना चाहिए। रोहित के इस फैसले को सुनकर दादी माँ हैरानी से दोनों बच्चों की ओर देखने लगी और कहने लगी, तो क्या बच्चे हमारे साथ नहीं चलेंगे? क्या गुलेरिया परिवार हमसे हमारे परिवार के वारिस छीन लेंगे? रोहित ने इस बात का जवाब देते हुए दादी माँ से कहा, दादी माँ, मुझे लगता है इस वक्त हमें घर चलना चाहिए। मगर दादी माँ इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। दादी माँ ने अनिका की ओर देखकर कहा, कम से कम किसी एक बच्चे को तो हमारे साथ आने दो। दादी माँ अब सीधे बार्गेनिंग ऊपर उतर आई थी, क्योंकि दादी माँ अच्छी तरह जानती थी कि अगर एक बच्चा भी इस वक्त उनके साथ मारवा हाउस आता है, तब भी अनिका उस बच्चे के साथ रहने के लिए रोहित की और दादी माँ की हर बात मानने के लिए तैयार हो जाएंगी। मगर अनिका ने अपना सर झुकाकर ना में अपना सर हिला दिया। अनिका की ना सुनने के बाद दादी माँ की आंखों से आंसू आ गए। उन्हें मन ही मन गुलेरिया परिवार से नफरत होने लगी थी। नफरत आंसू बनकर दादी माँ की आंखों में बहने लगे थे। दादी माँ ने फिर हैरानी से रोहित की ओर देखते हुए कहा, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? अरे तुम बाप हो दोनों बच्चों के, क्या तुम्हारे इन पर कोई अधिकार नहीं है? रोहित ने दादी माँ के दोनों कंधों पर हाथ रखकर उन्हें समझाते हुए कहा, बच्चों पर बाप से ज़्यादा बड़ा अधिकार माँ का होता है। यह बात आपसे बेहतर और कौन जान सकता है? रोहित धीरे धीरे दादी माँ को बेडरूम से बाहर ले जाने लगा। दादी माँ दबी हुई आवाज़ में अपने आप से बातें करने लगी, अब क्या होगा मारवा परिवार का? इन लोगों ने तो एक ही पल में हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। रोहित धीरे धीरे दादी माँ को एलिवेटर की ओर ले जाने लगा। तभी दादी माँ को कुछ याद आया। दादी माँ ने रोहित को हाथ को अपने कंधे से हटाया और फिर से करण गुलेरिया के पास जाने लगी। रोहित दादी माँ को आवाज़ देते हुए उनके पीछे पीछे आने लगा। करण गुलेरिया के पास पहुंचकर दादी माँ ने कहा, तुम एक बात भूल रहे हो बेटा। दोनों परिवारों के बीच में एक करार हुआ था कि आने वाले सालों में दोनों परिवार एक दूसरे से रिश्ते में बंध जाएंगे। हम सब ने सोचा था कि रोहित की शादी व्योमा से हो जाएगी और दोनों परिवार हमेशा के लिए एक हो जाएंगे, मगर ऐसा हो नहीं सका। मगर अब तो सही मौका है दोनों परिवारों के बीच हुए समझौते को अंजाम देने का। अनिका रोहित के बच्चों की माँ है। मुझे लगता है यह ऊपर वाले का कोई इशारा है दोनों परिवारों को एक करने का। यह शादी ठुकरा कर तुम उस करार को भी तोड़ देना चाहते हो
जो सालों पहले दोनों परिवार के बीच में हुआ था। किसी ने सोचा नहीं था कि दादी माँ अचानक ही अपनी जेब से हुक्म का इक्का निकालेगी। दादी माँ की कही हुई बात बिल्कुल सच थी। दोनों परिवारों के बीच में सालों पहले समझौता हुआ था कि दोनों परिवार अपने बच्चे की शादी करके हमेशा के लिए अपने बीच में चल रही राइवलरी को ख़त्म कर देंगे, और आज सही मौका था उस करार को पूरा करने का। कुछ देर तक सोचने के बाद करण गुलेरिया ने दादी माँ की ओर देखते हुए कहा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। दोनों परिवारों के बीच करार तो जरूर हुआ था, मगर कोई टाइम पीरियड डिसाइड नहीं हुआ था, और यह भी तो तय नहीं हुआ था कि अनिका की शादी रोहित से ही कर दी जाएगी। अब मैं तो कुछ दिनों का मेहमान हूँ, मेरे जाने के बाद वह करार भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मगर जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरी बेटी के साथ कोई अन्याय नहीं होने दूंगा। रोहित समझ गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, करण गुलेरिया हार मानने वाले नहीं थे। इस बार रोहित ने दादी माँ को व्हील चेयर पर बैठाते हुए कहा, चलिए मैं दादी माँ को घर ले चलता हूँ। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग कुछ दिनों तक आर्यन को अपने साथ रखें तो अच्छा रहेगा। क्या है कि आर्यन को अपनी माँ और बहन के साथ रहने की आदत पड़ चुकी है। इससे पहले कि दादी माँ और कुछ कहती, रोहित दादी माँ की व्हीलचेयर को लेकर वहां से चला गया। लीला, रोहित और दादी माँ जैसे ही लिफ्ट से नीचे उतरने लगे, आकाश ने राहत की सांस ली। आकाश अच्छी तरह जानता था कि रोहित सिर्फ इसलिए गुलेरिया हाउस से गया था ताकि दादी माँ और करण गुलेरिया के बीच में कोई बड़ी कहासुनी ना शुरू हो जाए। आकाश ने अनिका की ओर देखकर धीमी आवाज में उसे समझाते हुए कहा, मिस्टर रोहित सिर्फ इसलिए गए हैं ताकि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। आई एम श्योर कि वह जाना नहीं चाहते थे तुम्हें छोड़कर। अपने भाई की यह बात सुनकर अनिका हैरानी से आकाश की ओर देखने लगी। आकाश अनिका को इस तरह समझा रहा था जैसे अनिका रोहित के जाने के गम में पागल हो रही थी, मगर अनिका ने आकाश को इस वक्त कोई एक्सप्लेनेशन देना जरूरी नहीं समझा। इनफैक्ट अनिका काफ़ी खुश थी। कई दिनों से रोहित एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह 24 घंटे अनिका के पीछे घूम रहा था। वक्त पर खाना खा लेना, वक्त पर सो जाना, वक्त पर जाग जाना, हर चीज़ पर रोहित की नज़र बनी रहती थी। आज फाइनली अनिका को इन सब बंधनों से आज़ादी मिलने वाली थी। वह बेफिक्र अपने बच्चों के साथ अपने बेडरूम में सो सकती थी। सुबह जागने का कोई टाइम लिमिट नहीं। यह सारी बातें सोच सोचकर अनिका मन ही मन काफ़ी खुश हो रही थी। अनिका ने अंगड़ाई लेते हुए करण गुलेरिया और आकाश से कहा, अब मैं बहुत थक चुकी हूँ और अभी अभी काफ़ी शोर शराबा भी हो चुका है। मुझे लगता है मुझे बच्चों को भी सुला देना चाहिए और खुद भी सो जाना चाहिए। गुड नाइट। करण गुलेरिया ने मुस्कुराकर अनिका को गुड नाइट कहा। जैसे ही अनिका अपने बेडरूम में गई, आकाश भी करण गुलेरिया की व्हील चेयर को लेकर उन्हें अपने कमरे तक छोड़ने जाने लगा। अचानक ही अपने बेडरूम के दरवाजे तक पहुंचने के बाद करण गुलेरिया ने आकाश से पूछा, तुम्हें क्या लगता है आकाश, क्या अनिका रोहित मारवा को पसंद करती है? करण गुलेरिया का सवाल सुनने के बाद आकाश काफ़ी कंफ्यूज नजर आने लगा। पिछले कुछ दिनों में आकाश गुलेरिया की रोहित मारवा के साथ अच्छी दोस्ती बन गई थी। रोहित ने आकाश और श्रेया की संध्या और नताशा वाले मैटर में काफ़ी हेल्प की थी। आकाश अब अच्छी तरह जानता था कि रोहित मारवा के साथ चाहे उनकी कंपनी हमेशा से राइवल रही थी, मगर जब बात इंसानियत की आती थी, रोहित काफ़ी अच्छा इंसान था। रोहित की आंखों में आकाश ने पहले ही अनिका के लिए प्यार देख लिया था। देश का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून अपना घर बार छोड़कर कई दिनों से गुलेरिया हाउस में रिफ्यूज की तरह रह रहा था। ऐसा नहीं था कि रोहित को आर्यन की फिक्र थी, बल्कि कहीं न कहीं रोहित हमेशा अनिका के आसपास रहना चाहता था। मगर आकाश ने आज तक कभी यह बात अनिका की आंखों में नहीं देखी थी, इसलिए करण गुलेरिया के सवाल का जवाब देना आकाश के लिए काफ़ी मुश्किल था। आकाश ने कुछ देर तक सोचने के बाद करण गुलेरिया से कहा, देखिए अंकल, मैंने कभी भी अनिका की आंखों में रोहित मारवा के लिए कोई फीलिंग नहीं देखी, मगर यह कहने के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूँगा कि अनिका लोगों के साथ ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करती। काफ़ी रिजर्व्ड लड़की है, अपनी फीलिंग अपने चेहरे पर नहीं लाती। इसलिए यह कह पाना बहुत मुश्किल है कि अनिका को
मिस्टर मारवा पसंद हैं या नहीं। हाँ, मगर मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज तक जो रोहित मारवा के बारे में सोचते आ रहे थे वह पूरी तरह ठीक नहीं था। रोहित मारवा का स्वभाव काफ़ी डाउन टू अर्थ है और इससे पहले कि आकाश अपनी बात पूरी करता, करण गुलेरिया ने उन्हें रोकते हुए कहा, यह मेरे सवाल का जवाब नहीं है। करण गुलेरिया अपने हाथों से ही अपनी व्हील चेयर को आगे बढ़ाने लगे। फिर अचानक ही अपने बेडरूम के अंदर जाने से पहले वो रुक गए। आकाश की ओर मोड़ने के बाद करण गुलेरिया ने आकाश को अपने पास बुलाया। वह आकाश के कानों में धीरे से कुछ कहने लगे। करण गुलेरिया की बातें सुनते ही आकाश के चेहरे के एक्सप्रेशन बदलने लगे। वह काफ़ी हैरान नजर आने लगा। जब करण गुलेरिया की बात पूरी हुई तब आकाश ने करण गुलेरिया से कहा, क्या यह सब करना जरूरी है? क्या यह ठीक होगा? करण गुलेरिया ने बड़ी ही सख्ती से आकाश की ओर देखते हुए कहा, ठीक है या नहीं इससे हमें कोई लेना देना नहीं, बस हमें आगे यही करना है। यह कहते हुए करण गुलेरिया अपने बेडरूम के अंदर चले गए। आकाश के चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगी। वह मन ही मन एक साथ कई सारी चीज़ें सोचने लगा। करण गुलेरिया ने आकाश को जो बात कही थी उससे वह पूरी तरह कन्विंस नहीं था, मगर आकाश ने अगर पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा किसी को रेस्पेक्ट की थी तो वह थे करण गुलेरिया, और उनकी बात टालने की ना तो आकाश में हिम्मत थी और ना ही कभी आकाश ने ऐसा कहा था। भले ही इस वक्त आकाश अपने चाचा करण गुलेरिया के खिलाफ नहीं जा सकता था, मगर उसे इस बात का अंदाजा था कि करण गुलेरिया ने अभी अभी आकाश को जो करने का हुक्म दिया था उसे निभाना आकाश के लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। वहाँ जब रोहित अपनी दादी माँ के साथ कार में बैठकर मारवा हाउस लौट रहा था तब दादी माँ ने बार बार रोहित के साथ बात करने की कोशिश की, मगर रोहित लगातार खिड़की से बाहर देखता रहा। ड्राइवर कार चला रहा था और दादी माँ और रोहित के सिक्योरिटी गार्ड अलग अलग गाड़ियों में उनके आसपास एक सिक्योरिटी का घेरा बनाकर आगे बढ़ रहे थे। दादी माँ रोहित के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर जान चुकी थी कि वह अपनी दादी माँ से बेहद नाराज था। दादी माँ ने रोहित से कहा, अब बात तो करो मुझसे। मैंने जो कुछ किया तुम्हारी भलाई के लिए किया, ताकि तुम जल्द से जल्द अनिका के साथ शादी कर सको। मैंने तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देखा है, ऐसा प्यार जो पहले तुमने कभी किसी लड़की के लिए महसूस नहीं किया। मैं बहुत खुश हूँ उस रिश्ते से। जैसे ही दादी माँ ने यह बात कही, रोहित गुस्से से दादी माँ की ओर देखने लगा। दादी माँ जान चुकी थी कि रोहित ने उनका झूठ पकड़ लिया था। दादी माँ अपनी नज़र झुकाकर धीमी आवाज़ में रोहित से कहा, ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने वहाँ जाकर कोई गलती की है और मेरे कहने से अनिका को दुख पहुँचा होगा, तो मैं कल फिर उनके घर जाऊँगी और अनिका से माफ़ी मांग लूँगी। उससे किसी तरह मनाकर घर ले आऊँगी। कहीं न कहीं रोहित भी यही चाहता था, क्योंकि रोहित अच्छी तरह जानता था अनिका के साथ शादी करना इतना आसान नहीं था जितना दादी माँ को लग रहा था। अनिका काफ़ी इंडिपेंडेंट लड़की थी। अपने बच्चों को संभालने के लिए उसे किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी, और दादी माँ जिस बहू की ख्वाहिश लिए बैठी थी, अनिका उसकी बिल्कुल अपोजिट थी। दादी माँ के आज के बर्ताव के बाद रोहित को अब इस बात का डर सताने लगा था कि इतनी मेहनत करने के बाद रोहित ने अगर थोड़ी बहुत जगह अनिका के दिल में बनाई होगी तो दादी माँ से हुई इंसल्ट के बाद सारी मेहनत पर पानी फिर गया होगा। हो सकता है अनिका ने मन ही मन यह डिसाइड कर लिया हो कि अगर दादी माँ का यही स्वभाव है तो रोहित के साथ रिश्ता बनाने के बाद उसे दादी माँ के ऐसे स्वभाव को भी बर्दाश्त करना होगा जो शायद अनिका को मंजूर ना हो। बार बार यही ख्याल रोहित के दिमाग में घूमने लगा। यहाँ तक कि घर पहुँचने के बाद भी रोहित पूरी रात सो नहीं पाया, यह सोच सोच कर कि आज हुए हंगामे के बाद क्या अनिका रोहित के साथ रिश्ता एक्सेप्ट कर पाएगी। रोहित की ज़िंदगी में जब से आर्यन आया था तब से लेकर आज तक रोहित ने आर्यन को अपने साथ अपने बेडरूम में सुलाया था, मगर कई बार ऐसा हुआ था कि रोहित रात को देर तक काम कर रहा हो तो वह अपने अगल बगल बेडरूम में ही सो जाता था। बिना आर्यन के रोहित कई बार अकेला सो चुका था, मगर आज पहली बार उसे अपने अकेलेपन का एहसास हो रहा था। रोहित को बार बार रिया, आर्यन और अनिका की याद सता रही थी। उसे पहली बार यह एहसास हुआ था कि चाहे वह देश का सबसे अमीर बिजनेसमैन था,
मगर बिना अपने परिवार के वह कुछ भी नहीं था। अपने परिवार को हमेशा के लिए खोने का डर रोहित को रात भर सोने नहीं दे रहा था। रात भर रोहित बिस्तर पर यूं ही लेटे लेटे अपनी आंखें खुली रखकर कुछ सोचता रहा। जब उसे एहसास हुआ कि सुबह हो चुकी थी तो बिस्तर से उठकर वह शावर लेने चला गया। जब ऑफिस जाने के लिए रोहित तैयार होकर अपने बेडरूम से बाहर निकला तब रोहित के कानों पर किसी लड़की की हिल्स की आवाज़ पड़ने लगी। उसे एहसास हुआ कि कॉरिडोर से कोई लड़की तेजी से चलकर उसके पास आ रही थी। जब रोहित कुछ कदम और आगे बढ़ा और कॉरिडोर के कोने तक पहुंचा तो उसने देखा कि कॉरिडोर के उस तरफ से भूमिका तेजी से चलकर रोहित के पास आ रही थी। रोहित को देखते ही भूमिका ने रोहित को आवाज लगाते हुए कहा, रोहित रुक जाओ, मुझे तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। रोहित के पास आकर तेज सांसें लेते हुए भूमिका ने कहा, रोहित अगर तुम ऑफिस जा रहे हो तो मेहरबानी करके आज किसी भी तरह अपने सारे काम और सारे मीटिंग्स पोस्टपोन कर दो। रोहित हैरानी से भूमिका की ओर देखने लगा। रोहित ने भूमिका से पूछा, ऐसी क्या बात है, क्या आफत आ गई? देखो अगर यह तुम्हारा कोई नया ड्रामा है तो मैं बता दूं, इस वक्त मैं बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। इससे पहले कि रोहित भूमिका की बात टालकर आगे चलने की कोशिश करता, भूमिका ने उसे रोकते हुए कहा, मैं जो खबर लेकर आई हूँ वह सुनोगे तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। भूमिका की बात पर जरा सा इरिटेट होते हुए रोहित ने कहा, क्या हुआ है अब बताओ भी। भूमिका ने यहाँ वहाँ देखते हुए पहले यह कन्फर्म किया कि कोई उनकी बात सुन तो नहीं रहा। उसके बाद रोहित के कानों के पास जाकर धीमी आवाज़ में भूमिका ने रोहित से कहा, तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। गुलेरिया परिवार अनिका की शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। भूमिका की यह बात सुनकर रोहित फटी आंखों से भूमिका को देखता रहा। रोहित रात भर सोया नहीं था। उसकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल साफ दिखाई दे रहे थे। रोहित को भूमिका ने इससे पहले कभी भी इतना लौ नहीं देखा था। रोहित ने भूमिका की बात कंफर्म करने के लिए उससे पूछा, क्या तुम श्योर हो? यह जो तुम कह रही हो क्या वाकई में गुलेरिया परिवार? भूमिका ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, हाँ रोहित, ऐसी बात मैं मजाक में क्यों कहूँगी। गुलेरिया परिवार सचमुच अनिका के लिए लड़का ढूंढकर उसकी शादी करवाना चाहते हैं। तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। जैसे ही भूमिका की बात पूरी हुई, पीछे से एक तेज आवाज उसके कानों पर पड़ी, कुछ करने की जरूरत नहीं है। भूमिका और रोहित ने पीछे मुड़कर देखा तो लीला दादी माँ को व्हील चेयर पर लेकर आ रही थी। दादी माँ ने रोहित की आंखों में आंखें डालकर कहा, देख लिया तुमने, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि बच्चों को अपने साथ ले आओ। अब देखो उस परिवार ने हमें कितनी बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। तुम अभी बच्चे हो रोहित, भोले हो तुम, इन लोगों की चाल को समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहती थी कि दादी माँ की बात मान लो, मगर अभी लेट नहीं हुई। हमें किसी भी तरह आर्यन को उनके चंगुल से निकालना होगा। आखिर आर्यन मारवा खानदान का वारिस है। कल उसी को परिवार की और बिजनेस की सारी जिम्मेदारी उठानी है। दादी माँ के ऐसे विचारों को सुनकर रोहित को और ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। दादी माँ को इस बात की परवाह नहीं थी कि रोहित के दिल के ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। उन्हें परवाह थी तो सिर्फ अपने खानदान के वारिस की। दादी माँ ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए भूमिका से कहा, और सुनो लड़की, टेंशन लेने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी देखती हूँ कौन लड़का आगे आता है उस लड़की का हाथ थामने के लिए। और अगर उन लोगों ने अनिका की शादी करने की ठान ली है तो हम भी पीछे हटेंगे नहीं। हम भी रोहित की शादी किसी अच्छी सी लड़की से धूमधाम से करवाएंगे। जिस दिन अनिका की शादी होगी उसी दिन हम रोहित की शादी करेंगे। पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजा देंगे। फिर देखते हैं कि किसकी बारात में ज़्यादा रौनक होती है। जब सारे मेहमान और बड़े बड़े लोग रोहित की शादी अटेंड करने आएंगे और उनके घर की शादी में बिल्कुल सन्नाटा छाया होगा, तब उन्हें इस बात का एहसास हो जाएगा कि उन्होंने क्या खोया है। दादी माँ की इस बात पर रोहित ने अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए कहा, बस कीजिए दादी माँ। रोहित ने इससे पहले कभी दादी माँ से इतनी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी, मगर भूमिका रोहित के अंदर का फ्रस्ट्रेशन समझ पा रही थी। कुछ देर तक मन ही मन सोचने के बाद रोहित ने अपने दोनों हाथों की मुठियाँ कस ली और दादी माँ की नज़र से नज़र मिलाते हुए कह दिया, दादी माँ,
अगर मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी शादी करूँगा तो सिर्फ अनिका से। अनिका के अलावा मैं किसी और लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। और यह बात आप कितनी जल्दी समझ लें उतना ही हम सबके लिए अच्छा होगा। ये कहने के बाद रोहित चुपचाप स्टेयरकेस से उतरकर मारवा हाउस से बाहर चला गया। रोहित जिस डायरेक्शन में गया था उस तरफ इशारा करते हुए दादी माँ ने भूमिका से कहा, देखो क्या हो गया है मेरे बच्चे को, पता नहीं क्या जादू चला दिया है उस लड़की ने रोहित पर। मुझे तो अब बहुत डर लगने लगा है। वह लड़की हमारा सर्वनाश करने के लिए आई है। मैं जो देख पा रही हूँ वह रोहित क्यों नहीं देख पा रहा है। जरा समझाओ अपने भाई को, जरा समझाओ उसे कि किसी अच्छी सी लड़की के साथ शादी करके अपना घर बसा ले। उस लड़की के पीछे वह अपने साथ साथ पूरे मारवा खानदान को ले डूबेगा। हालांकि भूमिका के सामने काफ़ी बड़ा तमाशा खड़ा हो चुका था, मगर भूमिका रिलैक्स लग रही थी। भूमिका अनिका को अब तक अच्छी तरह जान चुकी थी। दादी माँ अनिका के बारे में जो कुछ भी सोच रही थी वह सच नहीं था, और साथ ही साथ वह अपने भाई को भी अच्छी तरह जानती थी। भूमिका चिंगम चबाती हुए अपने घुटनों के बल दादी माँ के व्हील चेयर के पास बैठ गई। अपना एक हाथ दादी माँ की व्हील चेयर के आर्मरेस्ट के ऊपर रखते हुए भूमिका ने कहा, डियर दादी, आप तो रोहित को बचपन से जानती हो। उसने अगर एक बार कोई बात सोच ली तो वह खुद भी अपना फैसला कभी नहीं बदलता, और यह तो उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला है, वह मानने वाला नहीं है। भूमिका की बात सुनकर दादी माँ ने भूमिका से दबी हुई गहरी आवाज़ में कहा, मैं भी उसकी दादी हूँ। अपने बच्चों को बर्बादी से बचाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। दादी माँ की आंखों में गुस्सा देखकर भूमिका ने दादी माँ से पूछा, क्या करने वाली हैं आप? दादी माँ की बात सुनने के बाद भूमिका गुलेरिया हाउस अनिका से मिलने चली गई। पिछले कुछ दिनों में अनिका के साथ काम करते हुए भूमिका की अनिका के साथ अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, मगर इस वक्त भूमिका को इस बात की भी क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर गुलेरिया हाउस में चल क्या रहा था। गुलेरिया हाउस में जब अपने बेडरूम में अनिका की आंखें खुली तो अनिका को नीचे हॉल से शोर शराबे की आवाज़ आने लगी। अनिका जल्दी से फ्रेश होकर अपने बेडरूम से बाहर निकली। अनिका ने देखा कि नीचे लिविंग एरिया में 7-8 जवान लड़के लाइन लगाकर बैठे हुए थे। भूमिका, रिया और आर्यन ठीक उनके सामने खड़े सबको बारी बारी गौर से देख रहे थे। पहले लड़के को देखने के बाद भूमिका ने रिया से पूछा, यह कैसा रहेगा? नन्ही सी रिया ने उस लड़के को ऊपर से नीचे देखने के बाद कहा, हैंडसम तो है मगर हाइट थोड़ी कम है, और क्या है ना कि अगर किसी लड़के की हाइट कम हो तो मम्मा के बगल में खड़ा हुआ अच्छा नहीं लगेगा। कम से कम 10 जितनी हाइट तो होनी चाहिए। फिर दूसरे लड़के की ओर देखकर भूमिका ने पूछा, इसकी हाइट तो अच्छी लग रही है, बॉडी भी अच्छी बनाई है। रिया ने उस लड़के को गौर से देखकर कहा, हाँ बात तो सही है आपकी बुआ, मगर मम्मा को ऐसे जिम में जाकर बॉडी बनाने वाले लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है। मम्मा बिलीव्स इन मटेरियल आर्ट्स और डैड भी मटेरियल आर्ट्स के चैंपियन हैं। क्या आपको यह बात पता है? भूमिका और रिया एक के बाद एक सारे लड़कों को एग्जामिन करने लगे। आर्यन अपनी जगह पर खड़ा हुआ समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर आज गुलेरिया हाउस में क्या हो रहा है। आर्यन जैसी हालत अनिका की भी थी। अनिका स्टेयरकेस उतरकर नीचे आई और भूमिका का हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले गई। फिर दबी हुई आवाज़ में अनिका ने भूमिका से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती यह सब कुछ करते हुए? भूमिका ने च्युइंगम चबाते हुए काफ़ी कैजुअली कहा, अनिका, इसमें शर्म कैसे? एक लड़की होने के नाते हमें इस बात पर प्राउड फील होना चाहिए। भूमिका की बात को बीच में काटकर अनिका ने भूमिका से कहा, पता नहीं तुम कब सुधरोगी, मगर एक बात सुन लो, अगर तुम्हें अपने लिए बॉयफ्रेंड सेट करना है तो मेरे बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यह सब यहाँ आकर करने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें अपने लिए बॉयफ्रेंड सेलेक्ट करना था तो इन सबको मारवा हाउस बुला लेती, यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी? अगर घर में किसी को पता चला तो? अनिका की बात काटते हुए भूमिका ने कहा, अरे भाई, करण अंकल जानते हैं इन लड़कों के बारे में। भूमिका की बात सुनकर अनिका हैरान रह गई। भूमिका अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, इनफैक्ट आकाश भी सब कुछ जानता है, और मैडम, इन लड़कों को यहाँ मेरे लिए नहीं बुलाया गया है, इन्हें यहाँ तुम्हारे लिए बुलाया गया है।
अनिका पहले से काफ़ी इरिटेट और कंफ्यूज में थी और भूमिका की इस बात ने अनिका को और ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया था। जब अनिका ने सारे लड़कों की ओर देखा तो उसने नोटिस किया कि सारे लड़के अनिका की ओर मुड़कर चुपचाप मुस्कुराते हुए अनिका को देख रहे थे। अनिका शोर शराबे की आवाज़ सुनकर सीधे नीचे आ गई थी। ना तो वह तैयार हुई थी और ना ही उसने शावर लिया था। अनिका के बाल बिखरे हुए थे, मगर सारे लड़के सूट बूट पहने टिप टॉप बनकर अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। भूमिका धीरे से अनिका को उन लड़कों के पास ले गई। अनिका की नींद अब तक पूरी तरह से खुली नहीं थी। वह हैरान परेशान उन लड़कों को देखती रही। भूमिका ने एक लड़के की ओर इशारा करते हुए कहा, इसका नाम है रोहन। इसका परिवार इलेक्ट्रॉनिक के बिजनेस में है। रोहन ने सर झुकाकर अनिका को हेलो कहा। फिर अनिका को धीरे से आगे धकेलते हुए भूमिका ने दूसरे लड़के की ओर इशारा करके कहा, इसका नाम है स्वामी। इसकी फैमिली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस में है। सालों से अमेरिका में रहते हैं। स्वामी यहाँ अपना बिजनेस करने आया है। स्वामी इंडिपेंडेंट मैन है। अपनी तारीफ सुनकर स्वामी ने अपना हाथ आगे बढ़ाकर अनिका से कहा, हेलो मैडम। स्वामी ने जैसे ही अनिका को मैडम कहा, स्वामी के आसपास खड़े लड़के स्वामी पर हंसने लगे। अनिका को ऐसे लगने लगा था जैसे सुबह सुबह उसे किसी एक्सहिबिशन में बिठा दिया गया था। अनिका ने सारे लड़कों को शांत करते हुए हाथ जोड़कर कहा, देखिए कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। इतना कहकर अनिका तेजी से स्टेयरकेस चढ़कर अपने बेडरूम की ओर वापस जाने लगी। अनिका को आज डॉक्टर वांगापट्टू की दी हुई किताबों को पढ़ना था। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि आखिर हो क्या गया था नीचे। अभी अभी जो उसने महसूस किया था, क्या वह सच था? क्या अभी भी वह नींद में थी? अनिका से बिना पूछे उसकी शादी के लिए आकाश और करण गुलेरिया ने लड़कों को बुलाकर स्वयंवर की प्लानिंग भी कर ली थी। यह सब बातें अनिका के दिमाग में जब दौड़ रही थी, तभी पीछे से एक हस्की वॉइस अनिका के कानों पर पड़ी। जब अनिका ने मुड़कर देखा तो तकरीबन 30 साल का एक टॉल मस्कुलर हैंडसम लड़का अनिका की ओर चलकर आ रहा था। उसने सिंपल ब्लेजर पहन रखा था, मगर वह काफ़ी एलिगेंट लग रहा था। क्लीन शेव्ड, सेट किए हुए बाल और आंखों पर पतली फ्रेम वाले स्पेस देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह आदमी इंडियन आर्मी या एयर फोर्स का कोई ऑफिसर था। उस आदमी ने अनिका की ओर आते हुए कहा, हेलो मिस अनिका, मैं बंदिश कामरा। क्या आपको मैं याद हूँ? बंदिश को देखकर अनिका को अचानक याद आया कि बंदिश कामरा एक इंटरनेशनल रिनोड सर्जन है, जिससे वह एक पेशेंट की सर्जरी के दौरान कुछ सालों पहले मिली थी। मगर बंदिश को यहाँ इस तरह देखकर अनिका ने हैरानी से पूछा, यस आई रिमेंबर यू, मगर आप यहाँ कैसे? बंदिश ने मुस्कुराते हुए अनिका से कहा, नहीं, मैं यहाँ उन लड़कों के साथ नहीं आया हूँ। मेरा मतलब है मैं यहाँ आपके साथ एक केस डिस्कस करने आया था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मगर जब यहाँ आया तो आपके घर वालों ने मुझे कैंडिडेट समझ लिया और उनके साथ बिठा दिया। इससे पहले कि मैं कुछ कह पाता आप वहाँ से चली गईं, इसलिए आपका पीछा करते हुए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप अपने जीवन साथी का सिलेक्शन इस तरह से करने के बारे में सोच रही थी। तभी मैं सोचूं कि इतने सालों तक इतने लड़कों ने आपको अप्रोच किया, पर आपने कभी किसी का रिश्ता एक्सेप्ट क्यों नहीं किया? बंदिश की बात सुनकर अनिका भी मुस्कुराने लगी। अनिका के लिए यह सब कुछ काफ़ी इम्ब्रेसलिंग था, स्पेशली तब जब यह सब कुछ उसके ही प्रोफेशन की किसी पहचान वाले के सामने हुआ था। अनिका ने बंदिश से कहा, वह एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। एक्चुअली वह मेरी दोस्त है ना भूमिका, वह ऐसी शरारतें करती रहती है। और जहाँ तक सवाल है आपकी उस केस का, तो आई एम रियली सॉरी, इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। मैं इस वक्त कोई केस हाथ में नहीं ले सकती। अनिका की बात सुनते ही बंदिश ने अनिका से कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि आप काफ़ी बिजी रहती हैं, मगर फिर भी मैंने सोचा कि एक बार आपसे मिलकर आपसे बात करूँ। एनीवेज, मैं आपका वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। अगर आप कभी फ्री हो तो प्लीज़ मुझे कॉल कीजिएगा। मेरा नंबर ज़रूर होगा आपके पास। अनिका यह नहीं जानती थी कि उसकी फ़ोन में बंदिश का नंबर सेव था या नहीं, मगर फिर भी मुस्कुराते हुए अनिका ने बंदिश से कहा,
श्योर, मैं आपको कॉल करूँगी। इसके बाद बंदिश अनिका को बाय कहकर वहाँ से चला गया। बंदिश वाले इंसिडेंट को अनिका ने बिल्कुल सीरियसली नहीं लिया था। उसका पूरा फोकस इस वक्त सिर्फ डॉक्टर वांगापट्टू की दी हुई किताबों को स्टडी करने में था। अनिका पूरा फोकस लगाकर पहली किताब पढ़ने लगी। देखते ही देखते 3-4 घंटे गुजर गए, मगर अनिका ने एक पल के लिए भी अपनी नज़रें किताब पर से नहीं हटाई। तभी साइड टेबल पर रखा हुआ अनिका का फ़ोन जोर जोर से वाइब्रेट होने लगा। अनिका को फ़ोन की वाइब्रेशन महसूस नहीं हो रही थी। वाइब्रेशन के कारण हो रही आवाज़ भी अनिका के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। अनिका का पूरा ध्यान उस किताब को स्टडी करने में था। वाइब्रेट होते होते फ़ोन टेबल के कोने तक पहुंच गया और नीचे गिरा। फ़ोन ठीक अनिका के पैरों पर पड़ा। फ़ोन के गिरते ही अनिका को एहसास हुआ कि उसका फ़ोन वाइब्रेट होते होते ज़मीन पर गिर गया था। जब अनिका ने फ़ोन उठाकर देखा तब उसे यह एहसास हुआ कि पिछली काफ़ी देर से किशन मामा अनिका को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनिका का ध्यान उस सरफिरे पागल क्रिस्टोफर के भेजे हुए मैसेज पर पड़ा, जिसमें लिखा था, अब देखो मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही बेहतरीन फिल्म बनाई है जिसका टेलीकास्ट कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा। तुम कुछ ही सेकंड में पूरे देश की हीरोइन बन जाओगे। क्रिस्टोफर का ऐसा मैसेज पढ़कर अनिका शॉक जरूर थी, मगर इस वक्त उसे सबसे पहले किशन मामा से बात करनी थी। किशन मामा के 15 मिस कॉल देखकर अनिका हैरान हो गई। अनिका ने जल्दी से किशन मामा को कॉल बैक किया। कॉल कनेक्ट होते ही किशन मामा ने अनिका से कहा, अनिका, क्या तुम किसी डॉक्टर बंदिश कामरा को जानती हो? किशन मामा के मुंह से बंदिश कामरा का नाम सुनकर अनिका हैरान रह गई। दबी हुई आवाज़ में अनिका ने कहा, हाँ जानती हूँ, मगर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? और क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? किशन मामा ने अनिका से कहा, पिछले कुछ दिनों में अमृत टेबलेट के कारण मल्होत्रा फार्मेसी के साथ जोड़ने के लिए काफ़ी क्लाइंट्स तैयार हो गए थे। यहाँ तक कि बड़े बड़े हॉस्पिटल में भी हमारे साथ टिप अप किया था। लोग मॉडर्न मेडिसिन के साथ साथ अब आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर भी भरोसा करने लगे थे। हमने बुल्क में ऑर्डर लिए हैं सबसे, मगर बंदिश ने आज मीडिया के सामने जो कुछ भी कहा है उसके बाद मुझे लगता है कि लोगों का आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर से भरोसा उठ जाएगा। लोग हमारे ऑर्डर कैंसिल कर देंगे। हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। मल्होत्रा फार्मेसी के साथ साथ आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन की पूरी इंडस्ट्रीज बर्बाद हो जाएगी। अनिका किशन मामा की बातें समझ नहीं पा रही थी। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया था जो बात यहाँ तक पहुँच गई थी, और बंदिश कामरा ने ऐसा क्या कहा होगा जिससे मल्होत्रा फार्मेसी और ट्रेडिशनल मेडिसिन के बिजनेस को इतना बड़ा नुकसान हो सकता था। अनिका ने किशन मामा से पूछा, मामा आप प्लीज़ मुझे डिटेल में बताइए, क्या हुआ है? क्या किया है उस डॉक्टर बंदिश कामरा ने? किशन मामा ने अनिका की इस बात पर हैरान होते हुए पूछा, क्या तुम नहीं जानती बंदिश ने क्या किया? उसने तुम दोनों के बीच हुई रिकॉर्डिंग और तस्वीरें पब्लिसिटी एक्सपोर्ट की है, जिसमें यह साफ दिख रहा है कि किस तरह तुम दोनों हंस हंस कर एक दूसरे के साथ बात कर रहे हो और तुम किस तरह से आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन का मजाक उड़ा रही हो। डॉक्टर बंदिश कामरा ने यह बयान दिया है कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन तो एक फेक दवाई बनाने की इंडस्ट्रीज है जिसमें पेशेंट को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर फ़ायदा होता है तो दवाई बनाने वाले फार्मेसी को। उसने यह भी कहा है कि अगर लोग मॉडर्न मेडिसिन को छोड़कर आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन की ओर अपना रुख करते हैं तो यह सिर्फ उनके पैसों की और वक्त की बर्बादी नहीं बल्कि उनकी जान की भी खतरा हो सकता है। इसलिए शरीर में किसी भी तरह की बीमारी के सिम्पैथीज नज़र आए तो लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न मेडिसिन पर भरोसा करना चाहिए, न कि आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के पीछे पैसे और वक्त बर्बाद करके अपनी जान को जोखिम में डालना चाहिए। अनिका एक बात अच्छी तरह जानती थी कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल दवाइयाँ असर करने में काफ़ी वक्त लगाती थी, मगर अक्सर ऐसी दवाइयाँ बीमारी को जड़ से ख़त्म करने की कोशिश करती थी, जबकि मॉडर्न मेडिसिन पेशेंट को तुरंत आराम तो दे सकता था, मगर किसी बीमारी को जड़ से मिटाने में अगर मॉडर्न मेडिसिन और ट्रेडिशनल मेडिसिन का कंपैरिजन किया जाए तो ट्रेडिशनल मेडिसिन भारी पड़ सकती थी। हैरान अनिका ने किशन मामा से पूछा, मगर मैंने उसके साथ ऐसी कोई बात नहीं की, और यह क्या कह रहा है कि वीडियो में मैं आयुर्वेदिक दवाइयों का मजाक उड़ा रही हूँ? किशन मामा ने जवाब देते हुए कहा, हाँ बेटा, उसने एक वीडियो दिखाया है। मुझे लगता है शायद किसी वॉइस आर्टिस्ट की मदद लेकर
तुम्हारे आवाज़ पर उसने अपनी आवाज़ लगा दी है और आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की बुराई करने के बाद तुम दोनों हंस रहे हो। यह भी साफ साफ दिख रहा है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर डॉक्टर वंदिश जैसे सर्जन ने ऐसा क्यों किया था। किशन मामा ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, बेटा, उसने आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन को ओपन चैलेंज किया है। अगर वह चैलेंज जीत गया तो मल्होत्रा फार्मेसी के साथ साथ आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की इंडस्ट्री बर्बाद हो जाएगी। चैलेंज के बारे में सुनते ही अनिका ने किशन मामा से पूछा, किस तरह का चैलेंज दिया है उसने? क्या वह अब ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने वाले लोगों के साथ किसी तरह की फाइट करना चाहता है? किशन मामा ने अनिका को समझाते हुए कहा, उसने कुछ पेशेंट को बुलाया है और चैलेंज किया है कि उन पेशेंट पर आयुर्वेदिक और मॉडर्न दवाइयों का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई ज़्यादा असर करती है। पेशेंट को 2 ग्रुप में बांटा जाएगा। कुछ लोगों को मॉडर्न दवाई देकर ठीक करने की कोशिश की जाएगी और कुछ लोगों को आयुर्वेद और ट्रेडिशनल दवाइयों के जरिए ट्रीट करने की कोशिश की जाएगी। रिजल्ट सबके सामने होगा। और उसने लोगों को यह भी बताया है कि तुम यानी कि डॉक्टर अमृता ने उसे इंस्पायर किया है इस तरह के चैलेंज के लिए। उसने सीधे डॉक्टर वांगापट्टू को ही चैलेंज कर दिया है और यह भी कहा है कि वह जानता है कि डॉक्टर वांगापट्टू काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं। वह इस तरह के चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए शायद आगे नहीं आ सकेंगे, मगर डॉक्टर वांगापट्टू का कोई भी शिष्य अगर आकर यह चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता है तो उसे हराकर डॉक्टर वंदिश साबित कर देगा कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल दवाइयाँ सिर्फ लोगों को लूटने के लिए बनाई जाती हैं। इनका ना तो कोई असर है और इन दवाइयों का ना कोई वजूद। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम आयुर्वेद के बारे में क्या सोचती हो, मगर उस डॉक्टर ने सबके सामने यह कह दिया कि तुम खुद आयुर्वेद के खिलाफ हो। अब अगर तुम सबके सामने आकर ट्रेडिशनल मेडिसिन के पक्ष में कुछ बोलोगी तो हो सकता है कि मॉडर्न मेडिसिन से जुड़े लोग तुम्हारे दुश्मन हो जाएं। यह सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर निकलेंगे, और अगर बहुत जल्दी कोई रास्ता नहीं सोचा तो फिर होने वाला नुकसान मल्होत्रा फार्मेसी के साथ साथ ट्रेडिशनल दवाइयों के पूरे बिजनेस को बर्बाद कर देगा। अनिका मन ही मन क्रिस्टोफर के मैसेज को इस इंसिडेंट से कनेक्ट करने की कोशिश करने लगी, मगर जब उसने देखा कि किशन मामा कुछ ज़्यादा ही परेशान हो रहे थे, अनिका ने किशन मामा को शांत करते हुए कहा, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। किशन मामा अपनी भांजी अनिका पर अपने सगे बच्चों से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। अनिका ने जैसे ही यह बात कही, किशन मामा ने राहत की सांस लेते हुए कहा, अगर तुमने कुछ सोचा है तो ज़रूर हम सब इस मुसीबत से बाहर आएंगे। फ़ोन रखने से पहले किशन मामा ने अनिका से कहा, वैसे घर पर तुम्हें सब लोग बहुत याद कर रहे हैं, कब आ रही हो घर पर? तुम्हारी मामी, तुम्हारी नानी और क्रिस भी तुम्हें बहुत मिस करता है। जैसे ही किशन मामा ने यह बात कही, पीछे से क्रिस की आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देने लगी। क्रिस ने कहा, क्यों झूठ बोल रहे हो डैड? मैंने कब कहा कि मैं अनिका को मिस करता हूँ? तभी पास बैठी अंजलि मामी की भी आवाज़ फ़ोन पर सुनाई देने लगी। अंजलि मामी ने कहा, जब अनिका घर पर आएगी तो रिया और आर्यन को भी साथ लेकर आने को कहना उसे। बच्चों के लिए उनकी मनपसंद खाने पीने की चीज़ तैयार करवाऊंगी। अनिका ने मुस्कुराते हुए किशन मामा से पूछा, और श्वेता कैसी है? वह मुझे याद नहीं करती। किशन मामा ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, अरे उसे याद करने की फुर्सत कहाँ, पिछले कई दिनों से तो घर पर आई ही नहीं। तुमने उसे बिजी जो कर दिया है। दिमाग को शांति देने वाली वह टैबलेट बनाने का फॉर्मूला जब से तुमने उसे दिया है तब से लेबोरेटरी में ही रहती है। अरे वहाँ उसकी इज्जत बहुत बढ़ गई है। कंपनी में जो लोग उसे अक्सर जूनियर समझकर इग्नोर करते थे, अब वह भी उसके आगे पीछे घूमते हैं। अपनी मेहनत और लगन से लेबोरेटरी में उसने मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी बढ़ा दी है। जब से सेल्स बढ़े हैं तब से प्रोडक्शन में भी बढ़ोतरी की बहुत ज़रूरी थी, जो तुम्हारी बहन अच्छी तरह पूरी कर रही है। श्वेता के बारे में यह सुनकर अनिका भी प्राउड फील करने लगी। अनिका जानती थी कि श्वेता काफ़ी सिंपल लड़की थी। उसकी उम्र की लड़कियों की तरह पार्टी करना, यहाँ वहाँ घूमना, सेल्फी खींचना श्वेता को पसंद नहीं था। उसे बस अपनी दुनिया में रहना पसंद था। मगर कभी कभी अनिका को श्वेता की फिक्र भी होती थी। आखिर कब तक इसी तरह अकेले अपनी ज़िंदगी बिताएगी? वो यही सोच रही थी कि अंजलि मामी ने किशन मामा के
हाथों से फ़ोन छीन लिया और कहने लगी, अनिका बेटा, कभी वक्त निकाल कर अपनी बहन से मिलो, उससे बातें करो। अभी उसकी उम्र यह सब जिम्मेदारियां संभालने की नहीं है, घूमने फिरने की है, बॉयफ्रेंड बनाने की है। अपनी मामी के मुंह से अपनी बेटी के लिए यह बात सुनकर अनिका को हंसी आ गई। मगर अंजलि मामी को जो कुछ भी कह रही थी वह श्वेता की भलाई के लिए कह रही थी। जब श्वेता को अपनी आगे की जिंदगी के बारे में सोचना था, बहुत जल्द कोई अच्छा सा लड़का पसंद करके अंजलि मामी उसकी शादी तय कर देना चाहती थी। जरूर मैं उससे बात करूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के बाद अनिका अपने मोबाइल फ़ोन में बंदिश का कॉन्टैक्ट नंबर ढूंढने लगी। कुछ सालों पहले एक पेशेंट के ऑपरेशन के वक्त बंदिश की और अनिका की मुलाकात हुई थी। तब उनके बीच में मॉडर्न मेडिसिन को लेकर काफ़ी बहस चल रही थी। आखिरकार उन दोनों ने मिलकर मॉडर्न मेडिसिन का सहारा लेकर उस पेशेंट की जान को बचा लिया था। तब अनिका ने यह बात मानी थी कि अगर उस पेशेंट को आयुर्वेद या ट्रेडिशनल मेडिसिन और ट्रीटमेंट के सहारे से ठीक करने की कोशिश की होती तो शायद उसकी जान नहीं बच पाती। मगर इन सारी बातों का बंदिश से यह मतलब क्यों निकाला था, वह भी इतने सालों बाद? यह बात अनिका की समझ के बाहर थी। जब अनिका को बंदिश का कॉन्टैक्ट नंबर मिला तो उसने बिना टाइम गवाए बंदिश को कॉल लगा दिया। कॉल कनेक्ट होते ही अनिका के कानों पर मुस्कुराते हुए बंदिश की आवाज़ पड़ी, हेलो डॉक्टर, क्या मुझे थैंक यू कहने के लिए कॉल किया है? ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए तुमसे मिलने आया था। पिछले कई दिनों से आयुर्वेद और मॉडर्न मेडिसिन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। मैंने सोचा कि एक चैलेंज थ्रो करके मैं लोगों की आंखों पर पट्टी यह हमेशा के लिए हटा दूं और यह साबित कर दूं कि मॉडर्न मेडिसिन से बेहतर इलाज इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता। बंदिश की बातें सुनकर अनिका ने हैरान होकर डॉक्टर से पूछा, देखिए, उस वक्त मैंने जो आपसे कहा था आपने उसका गलत मतलब निकाला है और मेरा मतलब यह था कि बंदिश ने अनिका की बात बीच में काटते हुए कहा, यह आपका जो भी मतलब था, हमारा मतलब तो एक ही है, किसी भी तरह मॉडर्न मेडिसिन के सामने आए हुए खतरे को टालना। आप तो जानती हैं इंटरनेशनल मॉडर्न मेडिसिन बनाने वाले लोग कितने पावरफुल हैं। यह कहा जा सकता है कि दुनिया की इकोनॉमी मॉडर्न मेडिसिन मैन्युफैक्चरर ही चला रहे हैं। अब इतने पावरफुल लोगों के सामने झुग्गी झोपड़ी में बैठकर घास फूस की दवाई बनाने वाले लोगों का क्या मुकाबला। मैंने जो चैलेंज दिया है उससे हम आम आदमी को ऐसी ढोंगी लोगों के चंगुल से बाहर निकाल पाएंगे। देखते ही देखते यह सारे लोगों को बेवकूफ़ बना बनाकर काफ़ी पैसे लूट चुके हैं। और मैंने आपका नाम इसलिए लिया क्योंकि मैं आपके ख्याल भी जानता हूँ और अभी अभी पिछले कुछ दिनों में आप इस देश में काफ़ी फेमस हुई हैं, तो मुझे लगा कि आपकी बात और आपका नाम इस्तेमाल करके लोगों को सच्ची राह दिखाऊं, तो आपको कोई इतराज़ नहीं होगा। डॉक्टर बंदिश की बातें सुनकर अनिका का गुस्सा 7वें आसमान पर जा चुका था। चिल्लाते हुए अनिका ने डॉक्टर बंदिश से कहा, यह क्या कर दिया तुमने? बिना मुझसे पूछे मेरी बिना इजाज़त के लिए यह कैसे कर सकते थे तुम? और किसने कह दिया कि तुमसे कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन से कमज़ोर है? डॉक्टर बंदिश ने भी अपनी आवाज़ ऊंची करते हुए अनिका से पूछा, तो क्या तुम कहना क्या चाहती हो कि मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद के बीच अगर कंपटीशन लगाया जाए तो आयुर्वेद जीत सकता है? क्या एक मॉडर्न मेडिकल साइंस के एक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते तुम यह कहना चाहती हो कि सालों पुरानी बेकार दवाइयाँ खाकर आज के ज़माने में किसी इंसान को बचाया जा सकता है? ना सिर्फ यह बात सुनकर लोग तुम पर हंसेंगे, बल्कि बड़ी बड़ी मॉडर्न मेडिसिन बनाने वाली कंपनियां तुम्हारी दुश्मन हो जाएंगी। और मेरी बात मानो तो कभी किसी छोटे मोटे देश से दुश्मनी ले लेना, मगर मॉडर्न मेडिसिन मैन्युफैक्चर से कभी दुश्मनी मत लेना। इन लोगों की पावर के बारे में तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। हमारी एक छोटी सी मदद के बदले वह हमें इतना पैसा और पावर दे सकते हैं जितना हमें कभी सोचा भी नहीं होगा। 2 दिन बाद मैंने एक कंपटीशन रखा है। कुछ मॉडर्न मेडिसिन पर प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर और आयुर्वेद डॉक्टरों के बीच अगर तुम मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर के सपोर्ट में आई तो लोग तुमसे बहुत नाराज़ हो जाएंगे। आना ना आना तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। ये कहने के बाद इससे पहले कि अनिका कुछ कह पाती, डॉक्टर बंदिश ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फ़ोन डिस्कनेक्ट करने के कुछ ही सेकेंड बाद
डॉक्टर वंदिस के नंबर से अनिका को एक एड्रेस मिला। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि कुछ ही देर पहले जिस वंदिस से वह मिली थी और जो इतना जेंटलमैन नजर आ रहा था, वह इस तरह से उससे बातें कर रहा था। अनिका को पहले कभी किसी डॉक्टर के लिए इतना गुस्सा नहीं आता। अगर इस वक्त वंदिस अनिका की नज़रों के सामने होता तो जरूर अनिका उसे मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके अच्छा सबक सिखाती। अनिका मन ही मन सोचने लगी कि किस तरह से उस कंपटीशन में बंदिश को सबक सिखाया जाए। अनिका अगर आयुर्वेद की तरफ से लड़ने जाती तो मॉडर्न मेडिसिन प्रोफेशनल उसके खिलाफ हो जाते, और अगर वह मॉडर्न मेडिसिन प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर को सपोर्ट करने जाती तो आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े लोग उससे नाराज हो जाते, और अनिका और डॉक्टर अमृता को मानने वाले लोग आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर कभी भरोसा नहीं कर पाते। अनिका एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई थी जिससे बाहर निकलना आसान नहीं होने वाला था। तभी अनिका के मोबाइल पर श्वेता का फोन आने लगा। श्वेता का फोन रिसीव करते ही श्वेता ने अनिका से कहा, क्या तुमने यह चैलेंज दिया है? श्वेता की आवाज में काफी घबराहट थी। अनिका समझ चुकी थी कि वह किस चैलेंज की बात कर रही है। अनिका ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए श्वेता से कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। अनिका की बात सुनते ही श्वेता की जान में जान आई। श्वेता ने अनिका से कहा, मैं जानती थी। मैंने यहाँ पर मौजूद सभी डॉक्टर्स को कहा है कि मेरी बहन कभी ऐसा नहीं कर सकती। जो खुद ट्रेडिशनल मेडिसिन की इतनी जानकार है, वह हमारे खिलाफ कैसे हो सकती है? मुझे पक्का यकीन है कि यह उस डॉक्टर वंदिस या जो भी नाम है उसका उसी का चाल है। मगर तुम फिक्र मत करना, उसकी चैलेंज मैं एक्सेप्ट करूंगी। मैं ट्रेडिशनल मेडिसिन के जरिए उनको ट्रीट करूंगी और किसी भी तरह आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन पर लगे एलिगेशन को झूठा साबित करके रहूंगी। श्वेता अपने काम को लेकर काफ़ी पोसेसिव थी। अपने काम को लेकर प्रैक्टिशनर श्वेता के दिल में जो जज्बा था वह देखकर मन ही मन अनिका अपनी बहन के लिए प्राउड फील कर रही थी। अनिका ने श्वेता से कहा, देखो, मैं जानती हूँ कि इस वक्त हम पर लगे एलिगेशन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, मगर तुम अच्छी तरह जानती हो कि आयुर्वेद और ट्रेडिशनल मेडिसिन इंसान के शरीर पर धीरे धीरे काम करना शुरू करती है, जबकि मॉडर्न मेडिसिन तुरंत असर करने लगती है। इस कंपटीशन में जीतने के लिए किसी बहुत एक्सपीरियंस्ड आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन की ज़रूरत है, जैसे कि डॉक्टर वांगापट्टू। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम काफ़ी टैलेंटेड हो, मगर यहाँ सूझबूझ के साथ साथ एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम चैलेंज एक्सेप्ट करके बाद में फेल हो गए तो जिन लोगों की हमसे आस्था जुड़ी है उन लोगों का विश्वास टूट जाएगा, और अगर एक बार लोगों का हम पर से विश्वास उठ गया तो तुम जानती हो क्या हो सकता है। अनिका की बात सुनकर कुछ देर के लिए श्वेता खामोश हो गई। श्वेता ने कुछ सोचने के बाद अनिका से पूछा, क्या तुम उस दिन आने वाली हो? अगर तुम आई तो आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉलो करने वाले लोगों को काफ़ी हौसला मिलेगा। तुम अगर सबके सामने हमें सपोर्ट करती हो सकता है जिन लोगों का हमसे विश्वास छूटने लगा है उनका विश्वास फिर से हम पर बैठने लगे। और मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, मैं यह चैलेंज जीतूं या हारूं, किसी का विश्वास नहीं टूटने दूंगी। श्वेता का फोन रखने के बाद अनिका ने इंटरनेट पर डॉक्टर वंदिस कामरा का नाम टाइप किया। 2 दिन पहले एक आर्टिकल में लिखा था कि डॉक्टर वंदिस कामरा ने एक काफ़ी रिस्की ऑपरेशन पूरा किया था। ऑपरेशन करते वक्त डॉक्टर वंदिस के हाथ बिल्कुल स्टडी थे। पिछले कुछ ही दिनों में ऐसे कई चमत्कार डॉक्टर वंदिस ने किए थे। लोग कह रहे थे कि कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर वंदिस डॉक्टर अमृता से ज़्यादा एफिशिएंट डॉक्टर साबित होने लगेंगे। अनिका डॉक्टर वंदिस को अच्छी तरह जानती थी, मगर वह यह बात सोचकर हैरान हो रही थी कि कुछ ही दिनों के अंदर डॉक्टर वंदिस के अंदर यह चमत्कारी बदलाव कहां से आया था। पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर लोगों ने वंदिस की तारीफ में बहुत कुछ लिखा था। वंदिस धीरे धीरे डॉक्टर अमृता के लेवल तक पहुंच रहा था। ऐसा नहीं था कि अनिका को इस बात से किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी हो रही थी, मगर उसे ताजुब जरूर हो रहा था कि आखिर इतने कम वक्त में वंदिस के अंदर ऐसा बदलाव कहां से आया था। इससे पहले कि अनिका आगे कुछ सोचती, उसकी नज़र एक रिसेंट न्यूज आर्टिकल पर पड़ी जिसमें लिखा था कि डॉक्टर वंदिस बहुत जल्द इंडिया में लोगों को लूटने वाले फेक ट्रेडिशनल मेडिसिन के एक बहुत बड़े रैकेट को एक्सपोज करने वाले हैं। बहुत
बात धीरे धीरे मीडिया में आग की तरफ फैलने लगी थी। तभी अनिका के मोबाइल पर श्वेता का मैसेज आया। मैसेज पढ़कर अनिका समझ चुकी थी कि श्वेता काफ़ी ज़्यादा नर्वस थी। मैसेज में लिखा था, क्या तुम्हें लगता है कि हम डॉक्टर बंदिश के इस चैलेंज को जीत पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो कि सबके सामने मेरी वजह से पूरी की पूरी ट्रेडिशनल मेडिसिन फ्रैटर्निटी को नुकसान उठाना पड़े। श्वेता का डर जायज़ था। आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन पेशेंट पर काफ़ी वक्त के बाद असर करती थी और बंदिश मॉडर्न मेडिसिन के सहारे उन्हीं पेशेंट को कुछ ही वक्त में ट्रीट कर सकता था। बंदिश के साथ अगर चैलेंज में जीतना है तो आयुर्वेदिक और ट्रेडिशनल मेडिसिन के किसी एक्सपीरियंस और जानकार प्रैक्टिशनर को मैदान में उतरना होगा। अनिका ने श्वेता को शांत करते हुए मैसेज लिखा, तुम इस वक्त सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश करो, दुश्मन की ताकत के बारे में सोचना छोड़ दो। जब अनिका ने यह मैसेज श्वेता को सेंड किया तब पीछे से एक नौकरानी अनिका के बेडरूम के पास आई और कहने लगी, मैडम, आपकी मनाली वाला कजन आपसे मिलना चाहता है। प्रीति के आने की खबर सुनकर अनिका के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अनिका को बचपन से प्रीति से बड़ा लगाव था। पिछली बार भी जब प्रीति अनिका को मिलने आई थी तब ठीक तरह से अनिका प्रीति के साथ बात नहीं कर पाई थी। प्रीति से मिलने के लिए अनिका भी नौकरानी के पीछे अपने बेडरूम से बाहर निकली। नीचे लिविंग एरिया में जिस सोफा पर प्रीति बैठी थी ठीक उसके सामने ओंकार बैठा था। ओंकार बड़ी बड़ी आंखों से प्रीति को देखे जा रहा था। प्रीति को बड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा था। ओंकार को अपनी ओर देखते हुए जब प्रीति ने नोटिस किया तो प्रीति ने अपना चेहरा अलग डायरेक्शन में घुमाते हुए ओंकार से कहा, इस तरह क्यों देख रहे हो? और तुम घर पर क्यों हो? हमेशा घर पर ही रहती हो क्या? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ओंकार प्रीति को देखते देखते जैसे खोस आ गया था। अचानक प्रीति की आवाज़ जब ओंकार के कानों पर पड़ी तो ओंकार ने प्रीति से कहा, मैं जब भी काम से बाहर जा रहा होता हूँ तभी तुम मेरे सामने आ जाती हो, और अगर घर आए मेहमान को अकेला छोड़कर बाहर चला जाऊं तो तुम ही कहोगी कि मेरे अंदर मैनर्स नहीं है। प्रीति ने इस बात का जवाब देते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं कहूँगी क्योंकि मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आई हूँ, मैं अपनी बड़ी बहन से मिलने यहाँ आई हूँ। प्रीति की बात का तुरंत जवाब देते हुए ओंकार ने भी कह दिया, तुम्हारी जो बहन है वह मेरी भी बहन है, और बहन को अगर उसकी बहन मिलने आई है तो एक भाई का फर्ज बनता है कि उसकी बहन की कजन बहन की वह देखभाल करें। वैसे मैं भी कोई फ्री नहीं बैठा था, सनी के पास जा रहा था। आज हमारी बहुत इम्पोर्टेंट गेमिंग टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट छोड़कर मैं यहाँ तुम्हारी वेलकम करने के लिए बैठा हूँ, बजाय इसके कि तुम मुझे थैंक्स कहो, तुम मेरे साथ इतना रूडली बिहेव कर रही हो। इससे पहले कि प्रीति ओंकार की बात का जवाब देती, अनिका तेजी से स्टेयरकेस उतरकर प्रीति के पास आई। प्रीति को हग करने के बाद अनिका ने प्रीति से पूछा, तुम यहाँ कैसे? मुझे कॉल कर दिया होता, मैं तुम्हें किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लंच या डिनर के लिए ले जाती। प्रीति काफ़ी परेशान थी। प्रीति ने अनिका की बात बीच में काटते हुए अनिका से कहा, दीदी यह क्या हो रहा है? आपने लोगों से यह कहा है कि ट्रेडिशनल और आयुर्वेदिक मेडिसिन मॉडर्न मेडिसिन के सामने बेकार है, और आप आयुर्वेद को नीचा दिखाने के लिए अब एक चैलेंज भी रखने वाली हो। प्रीति के मुंह से यह सारी बातें सुनकर अनिका ने प्रीति से कहा, तुम्हें भी इन सब के बारे में पता चल गया? प्रीति ने तुरंत इस बात का जवाब देते हुए कहा, यह बात तो अब तक पूरे देश में आग की तरह फैल गई है। दीदी आपको पता है हमारी यूनिवर्सिटी में काफ़ी बच्चे ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्टडी कर रहे हैं। वह बच्चे और उनके साथी कॉलेज में बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर रहे हैं। यहाँ तक कि कॉलेज गेट के बाहर आयुर्वेद बिजनेस से जुड़े कई लोग मोर्चा खोलकर बैठ गए हैं। वह सिर्फ यही चाहते हैं कि डॉक्टर अमृता यानी कि तुम्हें तुरंत यूनिवर्सिटी के पैनल से हटाया जाए। वह लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आयुर्वेद ने हमारे देश का नाम पूरी दुनिया में इतना रोशन किया है, उस आयुर्वेद को नीचा दिखाने की कोशिश करके तुमने हमारे देश को नीचा दिखाने की कोशिश की है। अनिका समझ नहीं पा रही थी कि बात यहाँ तक कैसे पहुँच गई थी। प्रीति ने फिर हड़बड़ाती हुई आवाज़ में अनिका से पूछा, मगर दीदी तुमने ऐसा क्यों कहा? उस वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि तुम आयुर्वेद के खिलाफ हो, मगर जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम तो। प्रीति की बात को बीच में काटते हुए अनिका ने कहा, देखो इस वक्त सब भूल जाओ, सब ठीक हो जाएगा, तुम बिल्कुल शांत हो जाओ। तभी उनके ठीक बगल में खड़े ओंकार ने अनिका से पूछा, क्या हुआ? ये किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हो तुम लोग? अनिका ने ओंकार की ओर देखकर कहा, देखो इस वक्त सारी बातें समझाना बहुत मुश्किल है। तुम मुझे बताओ तुम्हारे हिसाब से मॉडर्न मेडिसिन और आयुर्वेद में कौन ज़्यादा बेहतर है? ओंकार ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, यह तो डिपेंड करता है किसका क्या बजट है।
ओंकार के जवाब पर प्रीति और अनिका दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा मुस्कुराने लगे। फिर अनिका ने ओंकार से कहा, देखो, ट्रीटमेंट का खर्च तो डिपेंड करता है कि किस तरह के ट्रीटमेंट की जानी है पेशेंट के ऊपर। तभी ओंकार ने अपना एक हाथ अपने दूसरे हाथ पर मारते हुए अनिका से कहा, अरे मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, कौन मुझे ज़्यादा पैसे देगा अपनी तरफ बोलने के लिए, उस बजट की बात कर रहा हूँ। ओंकार का जवाब सुनकर प्रीति ने अपने सर पर एक अपना हाथ मार लिया। अनिका ने ओंकार की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अभी भी पैसों की जरूरत है? अनिका ने जैसे ही यह बात कही, ओंकार ने अपनी जेब पर हाथ रखते हुए अनिका से कहा कि सारे पैसे मेरे। जब ओंकार ने देखा कि प्रीति उनकी बातें सुन रही थी, तब ओंकार ने अनिका का हाथ पकड़ा और उससे प्रीति से दूर ले गया। फिर दबी हुई आवाज में ओंकार ने अनिका से पूछा, क्या तुम सच कर रही हो? यह सारे पैसे मेरे हैं? अनिका ने इस बार इरिटेट होकर ओंकार की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ भाई हाँ, सारे पैसे तुम्हारे हैं, बार बार क्यों पूछ रहे हो? अनिका की बात सुनकर ओंकार की आंखों में चमक आ गई। ओंकार ने मुड़कर पीछे खड़ी प्रीति से पूछा, अरे मेरी बहन की कजन, तुम कब निकलने वाली हो? मैं सोच रहा हूँ तुम्हें ड्रॉप करने के बाद सीधे बैंक जाकर 10-15 अकाउंट खुलवा दूँ। ओंकार की बात सुनने के बाद अनिका ने शौक होकर ओंकार से पूछा, 10-15 अकाउंट क्यों खुलवाने हैं तुम्हें? ओंकार ने फिर से दबी हुई आवाज में अनिका से कहा, ताकि अगर मैं पकड़ा जाऊं और आकाश मुझे से मेरा कार्ड छीन ले तो मेरे पास और 10-15 कार्ड हो बैकअप करने के लिए। मैं भी देखता हूँ कब तक आकाश मेरे कार्ड मुझसे छीनता रहेगा। अब तो मेरे पैसे से मैं जो चाहे कर सकता हूँ। मेरे सारे पालतू जानवरों को मैं एक बहुत शानदार ट्रीट देने वाला हूँ। जब उनके लिए महंगे से महंगा कैट फूड, उन सबके लिए कपड़े, सबको पेट स्पा लेकर जाऊँगा, सबके लिए आलीशान घर बनवाऊँगा, बहुत मज़े करूँगा। ओंकार की चेहरे की खुशी देखकर प्रीति और अनिका दोनों की हंसी निकल गई। ओंकार और प्रीति के जाने के बाद अनिका को लगा कि अब उसके पास सारा माहौल शांत हो गया है। अनिका ने सोचा उसे फिर से डॉक्टर वांगापटू की दी हुई किताब स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। जब अनिका स्टेयरकेस चढ़कर अपने बेडरूम की ओर जाने लगी, तब उसने देखा कि एलिवेटर से करण गुलेरिया अपनी व्हील चेयर पर बाहर निकल रहे थे। मगर अनिका यह देखकर हैरान रह गई कि करण गुलेरिया की व्हील चेयर के ठीक पीछे कैलाश अधिकारी खड़े थे। कैलाश अधिकारी को इस तरह गुलेरिया हाउस में देखकर अनिका चौंक गई। अनिका ने करण गुलेरिया और कैलाश अधिकारी की ओर आगे बढ़ते हुए कैलाश अधिकारी से पूछा, कैलाश अंकल आप यहाँ? अनिका की बात का जवाब देते हुए कैलाश अधिकारी ने कहा, अरे मुझे यहाँ बुलाया गया है, बल्कि मैं खुद ही यही चाहता था। दरअसल मैं यहाँ शादी की बात करने आया हूँ। जब कैलाश अधिकारी ने शादी की बात कही, अनिका की समझ में सब कुछ आ गया। कैलाश अधिकारी करण गुलेरिया से आकाश और श्रेया की शादी की बात करने आए थे। वैसे यह सही फैसला भी था। कई दिनों से श्रेया और आकाश अपनी बेटी पिंकी के साथ बड़े ही खुश नजर आ रहे थे। अब सही वक्त था कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए थी। खुद अनिका भी इस बात से काफी खुश थी। तभी कैलाश अधिकारी ने अनिका से कहा, वैसे तुम्हें क्या हुआ है? कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। मेरे लोग तुम्हारे सामने आई हर मुसीबत को एक झटके में इस दुनिया से बाहर कर देंगे। जब करण गुलेरिया ने कैलाश अधिकारी की यह बात सुनी तो एक बड़ी कड़क आवाज में करण गुलेरिया ने कहा, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। यह मत भूलो कि किसी इंसान का जान लेने का हक तुम्हें नहीं दिया है ऊपर वालों ने। इस तरह की भाषा और इस तरह के बिहेवियर पर तुम्हें अब काबू पाना होगा। तुम जानते नहीं किस खानदान के साथ तुम्हारा नाम जुड़ने जा रहा है। कैलाश अधिकारी ने करण गुलेरिया की बात का पलटकर जवाब देते हुए कहा, तुम भी यह मत भूलना करण की मुझसे रिश्ता जोड़ने के बाद गुलेरिया परिवार की ताकत भी दुगुनी हो जाएगी। मेरी ताकत के बारे में पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया जानती है। और अब तो बहुत जल्द मेरी ऑर्गेनाइजेशन की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। बहुत जल्द ब्लैक कैट का नाम हमारे साथ जुड़ने वाला है। करण गुलेरिया ने इरिटेट होते हुए कहा, बंद करो यह सारे नाम लेना इस घर में। ऐसे लोगों से सख्त नफरत है मुझे। देखो मैं जानता हूँ कि तुम श्रेया के बाप हो। पता नहीं इतने सनकी बाप की इतनी सुंदर और सुशील बेटी कैसे हो सकती है। मगर एक बाप होने के नाते तुम्हें यह ख्याल रखना चाहिए कि यह तुम्हारी बेटी का ससुराल है। करण गुलेरिया की इस बात पर कैलाश अधिकारी ने भी अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, तो तुम्हें भी यह नहीं भूलना चाहिए कि वह दिन गए जब बेटियों के बाप सर झुकाए बेटी के ससुराल वालों के आगे पीछे घूमते रहते थे। अगर तुम लोगों को मेरी बेटी के साथ रिश्ता जोड़ना है तो बड़ी ही इज्जत से मेरे पास रिश्ता लेकर आना होगा। उसके बाद ही मैं कुछ सोचूंगा। ब्लैक कैट मेरे साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार है।
यह सुनने के बाद देश विदेश के बड़े बड़े पावरफुल पॉलिटिशियंस मेरी बेटी का हाथ थामने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस बार ब्लैक कैट का नाम सुनकर करण गुलेरिया ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा, कौन है यह ब्लैक कैट और बार बार उसका नाम लेकर किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? गुलेरिया परिवार ब्लैक कैट से डरता नहीं है, यह बात अच्छी तरह समझ लो तुम। कैलाश अधिकारी और करण गुलेरिया के बीच में तू मैं ने अब कुछ सीरियस मोड़ ले लिया था, मगर कहीं न कहीं अनिका को भी कैलाश अधिकारी की बातें अच्छी नहीं लग रही थी। कैलाश अधिकारी अनिका के घर में खड़ा होकर अनिका के ही नाम से अनिका के परिवार वालों को डराने की कोशिश कर रहा था। अनिका यह सोचने लग गई कि क्या यही सही वक्त था सबके सामने अपनी और एक आइडेंटिटी बताने का और कैलाश अधिकारी को मुंहतोड़ जवाब देने का कि ब्लैक कैट जिसे कैलाश अधिकारी पिछले कई दिनों से जी जान लगाकर ढूंढने की कोशिश कर रहा है वह और कोई नहीं बल्कि अनिका खुद है। इससे पहले कि अनिका कैलाश अधिकारी को कुछ कहती, अनिका की नज़र एलिवेटर से बाहर निकल रही श्रेया और आकाश पर पड़ी। श्रेया और आकाश हाथ में हाथ डाले लिफ्ट से बाहर निकलकर अनिका और बाकी लोगों की ओर चल के आ रहे थे। दोनों के चेहरे खिले हुए थे और उनके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। अनिका ने दोनों की ओर देखते हुए पूछा, क्या बात है, तुम दोनों इतने खुश नजर आ रहे हो आज? आकाश और श्रेया ने एक दूसरे की ओर देखा। श्रेया ने शर्म कर अपनी नजरें झुका ली। आकाश ने करण गुलेरिया की ओर देखकर कहा, अंकल, एक गुड न्यूज है।